हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। देखो भाई, बेसिकली ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप इन दोनों ही बैंकों के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आपको यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो, बेसिक सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, यानी कि किस बैंक में आपको ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और किस बैंक में आपको ज्यादा सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो भाई, मैंने इन दोनों ही बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स का बाकायदा से एक पीपीटी तैयार करके रखी हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए आज के डेट में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, ये चीजें आपको भी पता है कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा ये दोनों ही बैंक DICC से इंश्योर होते हैं। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है और काफी पुराने बैंक हैं, तो भाई ये बैंक डूबेंगे नहीं। आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी बैंक पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। इसके अलावा आपको इन दोनों ही बैंकों में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड वगैरह सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें, तो आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो, तो भाई आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। माइनर अकाउंट 10 ईयर से ओपन होता है। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा और आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आपका 3 फिजिकल फोटो लगेगा। बहुत ही इजीली आप किसी भी ब्रांच में जा करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 2000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मान लो आप किसी और स्टेट में रह रहे हो और सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो किसी और स्टेट में, तो भाई जिस स्टेट में जा रहे हो अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, वहां का आपको लोकल एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप रूम में रह रहे हो तो रूम का रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। इसके अलावा आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हो तो फिर आप कंपनी से लेटर भी दे सकते हो बैंक को। आपका सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन कर दिया जाएगा। अब बात करें अगर हम इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो देखो आज के डेट में अगर हम नॉर्मली इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो सभी बैंक आपको 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। और ये दोनों ही बैंक, जैसे कि अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक 2.50% से लेकर के 4.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2.55% से लेकर के 4% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पहले ही प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन भाई मोबाइल बैंकिंग के मामले में पंजाब नेशनल बैंक का प्लस पॉइंट है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से थोड़ा सा बेहतर है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस दोनों ही बैंकों में आपको मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो देखो भाई, यहाँ पर आपको पंजाब नेशनल बैंक में 25 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ वहीं पर अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 48 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 20 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। तो भाई SMS अलर्ट चार्जेस के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर रहा है। लेकिन एक और चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में BSBDA अकाउंट है, सैलरी अकाउंट वगैरह है, तो उस अकाउंट के ऊपर SMS अलर्ट चार्जेस नहीं देना पड़ता है। सेम ऐसा ही केस आपको पंजाब नेशनल बैंक में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो भाई, पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो 1 महीने में आप 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम अमाउंट लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो भाई आप यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में अप टू 1 लाख रुपए तक पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो
और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर भी आपको ₹1 प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो मंथली, ये मैं बता रहा हूं आपको, तो यहाँ पर आपको ₹25 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो, ज्यादा से ज्यादा आप 2 लाख रुपए ही पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ₹1 प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको ₹25 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो भाई कैश डिपॉजिट के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अमाउंट लिमिट भी ज्यादा देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस भी ज्यादा देखने को मिल जा रहा है मंथली के हिसाब से। तो यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ भी जा सकते हो। बाकी यहाँ पर कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप इन दोनों ही बैंकों में कितने रुपए निकाल सकते हो, तो देखो भाई, यहाँ पर आप पंजाब नेशनल बैंक में एक महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको ₹2 प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। जबकि सेम केसेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आप 5 बार विड्रॉवल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम चार्जेस है वो ₹25 प्लस जीएसटी है। बाकी ₹2 प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से ही आपको चार्जेस देना पड़ता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो ये दोनों ही बैंक आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप डिजिटल माध्यम से चेकबुक लेते हो, अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर आपको ₹4 प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। और अगर आप ब्रांच के माध्यम से अप्लाई करते हो तो फिर इस केस में आपको ₹5 प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भाई ₹1 कम है। यहाँ पर अगर आप डिजिटल माध्यम से अप्लाई करते हो तो ₹4, और अगर आप ब्रांच के माध्यम से अप्लाई करते हो तो फिर ₹3 प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। वहीं पर अगर हम यहाँ पर डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो ये दोनों ही बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। और भाई अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक में इशुएंस फीस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन रिप्लेसमेंट फीस ₹150 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। और वहीं पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ₹150 प्लस जीएसटी ही देना पड़ता है। और भाई इस डेबिट कार्ड से इनके ओन बैंक के एटीएम से 5 ट्रांजेक्शंस मंथली आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको ₹10 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि इस एटीएम कार्ड से आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, सपोज दैट आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से या फिर एसबीआई बैंक के एटीएम से, एचडीएफसी बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ₹23 प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ₹11 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस डेबिट कार्ड से आप ₹25,000 पर डे निकाल सकते हो और ₹60,000 तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन एक बार में आप ओनली ₹20,000 ही निकाल सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब वहीं पर अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। और इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस, रिप्लेसमेंट फीस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको ₹200 प्लस जीएसटी देना पड़ता है। और भाई इस डेबिट कार्ड से इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹15 प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹5 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब वहीं पर भाई इस डेबिट कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹23 प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹10 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है।
जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इस डेबिट कार्ड से आप अप टू 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हो पर डे, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ट्रांजेक्शन अप टू 1 लाख रुपए तक आप कर सकते हो इस डेबिट कार्ड से। अब यहाँ पर अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी कम चार्जेस देना पड़ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। बाकी भाई डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो दोनों ही बैंकों में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपका ईसीएस लगा हुआ है आपके अकाउंट के ऊपर और किसी कारणवश ईसीएस रिटर्न वगैरह हो जाता है तो पंजाब नेशनल बैंक में 300 रुपए प्लस जीएसटी है, जबकि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 200 रुपए प्लस जीएसटी मिनिमम चार्जेस है और मैक्सिमम 2500 रुपए प्लस जीएसटी है। तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अकाउंट क्लोज वगैरह करवाते हो इन दोनों ही बैंकों में, कभी भी भविष्य में अकाउंट क्लोज करवाते हो तो देखो अगर आप अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर या फिर 1 साल के बाद में बंद करवाते हो तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 14 दिन के बाद में और 12 महीने के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है इन दोनों ही बैंकों में। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी दोनों ही बैंकों में आपको यूपीआई फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो। पर डे अप टू 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो। इसके अलावा इस अकाउंट्स की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस वगैरह रख सकते हो। तो देखो अगर आप मुझसे यहाँ पर पूछोगे कि सर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से मुझे कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कौन सा सेविंग्स अकाउंट बेहतर है, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को। अब आप बोलोगे क्यों, तो देखो भाई पंजाब नेशनल बैंक का एक रीजन भी है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो ना तो ये बहुत ही जल्दी थ्रेश होल्ड कर देता है। अगर आप 1 लाख रुपए किसी के पास में ट्रांसफर कर दिए तो अचानक भाई ये किसी अकाउंट्स के ऊपर थ्रेश होल्ड कर देता है और ये ज्यादातर करके उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर होता है और इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन किया है। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यही है। दूसरी बात यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन लिमिट काफी कम देखने को मिल रहा है। ट्रांजेक्शन लिमिट के ऊपर आपको चार्जेस भी थोड़ा सा हाई देना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी सेम चार्जेस है। चार्जेस की मैं बात करूं अगर तो चार्जेस सेम है, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन लिमिट आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। बाकी भाई लगभग सेम है। चेकबुक के ऊपर 1 रुपए कम आपसे चार्जेस लेता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी है, तो थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट आपको पंजाब नेशनल बैंक में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। तो अगर आप ओपन करना चाहते हैं, और देखो भाई पंजाब नेशनल बैंक का एक और प्लस पॉइंट है कि भाई इनका ब्रांचेस आपको लगभग हर एक सिटीज में देखने को मिल जाएगा इंडिया के, जबकि यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच आपको हर सिटीज में देखने को नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो अगर आप मेरा ओपिनियन मांगोगे तो अगर आपके नियर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ जा सकते हो। वैसे भाई दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक हैं और दोनों ही बैंकों में से किसी भी बैंक में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो, क्योंकि मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का भी सेविंग्स अकाउंट है और काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है भाई। मेरा चार्जेस फालतू का कभी डेबिट नहीं हुआ। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।